एक स्कूल टीचर बैंक से लोन लेता है अपनी शादी के लिए, लेकिन 4 साल तक वह उस लोन को नहीं चुका पाता है तो बैंक से उसके घर नोटिस आता है। अब नोटिस आने के बाद वह बैंक मैनेजर से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहां जैसे वो मैनेजर के कैबिन में घुसता है और महिला बैंक मैनेजर को देखता है तो देखते एकदम से भौचक्का सा रह जाता है। दोस्तों, कौन थी वह महिला बैंक मैनेजर और क्या कनेक्शन था इस स्कूल टीचर का उस मैनेजर से, पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी है उत्तराखंड के देहरादून की। उत्तराखंड के देहरादून में एक अमित नाम का लड़का है जो कि शादी के योग्य हो गया है और वह एक स्कूल में प्राइमरी टीचर है। सरकारी नौकरी उसकी लगी हुई है। तो उसके माता पिता उसकी शादी की चिंता करते हैं और उसके लिए लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से लड़की उन्हें मिल भी जाती है। लड़की का नाम होता है साक्षी। साक्षी जो कि काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है। कई टेस्ट उसने दे रखे हैं जिनका रिजल्ट आना अभी बाकी है। इसके बाद जैसी शादी की बातें तय होती हैं तो जो अमित है वो अपने माता पिता से दहेज के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि अमित नहीं चाहता था कि उसकी शादी में किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन हो और इसी वजह से वह अपने घर वालों से साफ साफ मना कर देता है। कहता है कि मेरी शादी में आप कुछ भी दहेज में नहीं लोगे। इसके बाद अमित अपनी शादी की तैयारी में जुट जाता है और साथ ही साथ साक्षी का नंबर भी उसके पास आ जाता है। दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते हैं और बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब जो अमित होता है वह बैंक से लोन लेकर घर के अंदर सुख सुविधाओं के सामान ले आता है, क्योंकि वह चाहता था कि उसकी पत्नी पढ़ी लिखी आएगी और पढ़ी लिखी पत्नी को कोई भी दिक्कत ना हो। इसी वजह से उसने गाड़ी भी ले ली थी और गाड़ी के बाद घर का जो भी सामान होता है वो सभी सामान उसने लोन पर ले लिया था। शादी के लिए वो इधर उधर से कर्जा ले लेता है और अपनी शादी की तैयारियों में जुट जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। शादी को अब 4 ही दिन बाकी थे और 4 दिन पहले साक्षी का एक रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में साक्षी पास हो गई थी। अब जैसे साक्षी मैनेजर बन गई थी तो उसके बाद उसके घर वाले इस बात की बड़ी खुशी मनाते हैं। उसकी शादी को 4 दिन थे, लेकिन तभी जो रिश्तेदार होते हैं वो मिलकर साक्षी के पिता से कहते हैं कि अब तुम्हारी बेटी मैनेजर बन गई है तो तुम अब भी अपनी बेटी की शादी एक स्कूल टीचर से करोगे। इस बात को सुनने के बाद साक्षी का पिता अपना मन बना लेता है और सोचता है कि मैं इस शादी को नहीं होने दूंगा। अब इसके बाद वह साक्षी से कहता है कि बेटी, अब तुम अमित से शादी नहीं करोगी। तुम एक सरकारी बैंक मैनेजर बन गई हो तो अब तुम्हें किसी बड़े लड़के से शादी करनी होगी ताकि तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो। साक्षी जो कि अमित से प्यार किया करती थी वह नहीं चाहती थी, लेकिन घर वाले उस पर बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं और शादी में जो भी रिश्तेदार आए हुए थे वो सभी लोग उसको ऐसी ही सलाह देते हैं। इधर जो अमित होता है, अमित को भी पता था कि साक्षी का रिजल्ट आने वाला है और जैसे साक्षी का रिजल्ट आता है तो अमित को भी पता चल जाता है कि साक्षी का रिजल्ट क्लियर हो गया है और उसके बाद अब वो बैंक की मैनेजर बन गई है। अब इसके बाद अमित को बड़ी खुशी होती है और वह साक्षी को बधाई देने के लिए फोन करने लगता है। अब पहले जब 2-3 बार अमित फोन करता है तो साक्षी उसका फोन नहीं उठा पाती है, क्योंकि उसके ऊपर घर वालों का प्रेशर था और साथ में उसके घर वाले उसके चारों तरफ बैठे हुए थे। अब 2-3 बार अमित जैसे फोन करता है और साक्षी फोन नहीं उठाती है तो वह सोचता है कि शायद उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसको बधाई दे रहे होंगे और इसी वजह से वो मेरा फोन नहीं उठा पाती है। कुछ देर बाद फिर से ट्राई करता है और इस बार साक्षी उसका फोन उठा लेती है। जैसे साक्षी उसका फोन उठाती है तो एकदम से अपने पापा को फोन दे देती है। कहती है कि अमित, ये लो पापा से बात करो। उसके बाद साक्षी के पिता उस फोन को लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, आपको पता ही होगा जो साक्षी है वो बैंक मैनेजर बन चुकी है। अब इस बात को सुनने के बाद अमित को इस बात की बहुत ही खुशी थी तो वह एक्साइटमेंट में कह देता है कि हाँ पापा जी, मुझे पता है कि साक्षी अब बैंक मैनेजर बन चुकी है। तो उसके बाद उसके पिता कहते हैं कि बेटा देखो, अब ये साक्षी बैंक मैनेजर बन गई है तो हम अभी इसकी शादी नहीं कर सकते। अब इसके बाद अमित के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि 4 दिन उसकी शादी को बचे थे। उसने मैरिज हॉल भी बुक कर दिया था और शादी के निमंत्रण भी चले गए थे और उसके घर पे रिश्तेदार भी आ गए थे। उसके बाद वह साक्षी के पिता से कहता है कि पापा जी, क्या बात हो गई, आप इस तरह से क्यों कह रहे हो। तो वो कहते हैं कि बेटा देखो, अब साक्षी मैनेजर बन गई है तो इसके बाद इसकी ज्वाइनिंग में, इसकी ट्रेनिंग में काफी टाइम लगेगा और इतने दिनों अगर हम शादी ना करें तो ही अच्छा है, और इन सभी चीजों में 2 साल तो लग जाएंगे और हम सोच रहे हैं कि क्यों ना अपनी बेटी की शादी 2 साल बाद ही करें। अब इसके बाद जो अमित होता है उनसे कहता है कि कोई बात नहीं पापा जी, अगर आप 2 साल बाद शादी करना चाहते हो तो 2 साल बाद कर देना, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन साक्षी के पिता अमित से कह देते हैं कि 2 साल का टाइम बहुत लंबा होता है और इस बीच हम तुमसे जवान नहीं कर सकते, इसके बीच में कुछ भी हो सकता है और हम तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवाना चाहते। अब इस बात को सुनकर अमित बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वह कहता है कि पापा जी ऐसा मत करो, चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी और सभी रिश्तेदार भी घर पर आ चुके हैं। लेकिन साक्षी के पिता उससे मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटा अब ये शादी नहीं हो पाएगी। ऐसा कहकर वो फोन काट देते हैं। इसके बाद अमित अपने घर वालों को इस बात को बताता है, कहता है कि साक्षी बैंक मैनेजर बन गई है और अब उसके पिता शादी करने से मना कर रहे हैं। अब घर वाले जैसे इस बात को सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा
गुस्सा आता है और वो अमित से कहते हैं कि अमित, अगर यही चीज़ हम उनके साथ कर देते तो वो हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा देते, तो तुम भी थाने चलो और इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे और इन्हें जेल की हवा खिलाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो अमित था वो साक्षी से प्यार किया करता था, वह नहीं चाहता था कि उसकी ज़िंदगी में कैसी भी कोई प्रॉब्लम आए, तो वह अपने घर वालों से मना कर देता, कहता है कि नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, अगर हम लोग पुलिस में भी जाएंगे तो वो भी इसमें क्या कर सकते हैं, उनकी मर्जी है, वो अपनी बेटी की शादी करें या ना करें। ऐसा कहकर घर वाले भी चुप हो जाते हैं और अमित अपने घर के अंदर ऐसे ही रहने लगता है। अमित ने लोन पर गाड़ी ले रखी थी और लोन पर ही घर के अंदर सुख सुविधाओं के सामान ले रखे थे, तो धीरे धीरे करके अमित उस लोन को पटाने लगता है। गाड़ी की किस्त जाया करती और कुछ पैसे उसने इधर उधर से ले रखे थे, क्योंकि जो मैरिज हॉल बुक हुआ था, जो भी उसका पैसा लगा था, वो सारा पैसा ऐसे ही वेस्ट हो गया था। मैरिज हॉल वालों ने पैसे ले लिए थे और जो सामान उसका आ गया था उस सामान को वो यूज करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ इस बात को 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल तक जो अमित था वो साक्षी का वेट करता है कि साक्षी अपनी तरफ से फोन करेगी और मुझसे कहेगी कि मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्योंकि दोस्तों, जब वो फोन पर बातें किया करते थे तो दोनों को एक दूसरे से गहरा वाला प्यार हो गया था, लेकिन साक्षी उसके पास फोन नहीं करती है। 2 साल बाद अचानक से उसे पता चलता है कि साक्षी की शादी एक बहुत बड़े घर में हो गई है और वह शादी करने के बाद अपनी ससुराल पहुंच गई है। अब इसके बाद अमित की उम्मीदें टूट जाती हैं और वह घर पर ऐसे ही रहने लगता है, उसका कहीं भी मन नहीं लगा करता है। वह बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करता और अपने लोन की किस्तें भर रहा था। अब इस चीज को देखकर उसके पिता भी बीमार रहने लगते हैं, बेटे की ऐसी हालत देखकर, क्योंकि कई बार अमित के पिता ने अमित से कहा था कि बेटा तुम शादी कर लो, लेकिन उसने मना कर दिया था, कह दिया था कि पिताजी अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, जो मैंने कर्जा ले रखा है पहले उसको चुकाऊंगा और उसके बाद मैं दूसरी शादी करूंगा। पिता बीमार रहने लगे थे तो पिता को दिखाने के लिए काफी ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं और जो एस्टीमेट उसने लोन पटाने के लिए लगा रखा था वो सारा कुछ फेल हो जाता है, क्योंकि पिता की बीमारी में जो पैसे लगे थे उसी वजह से वह बैंक के लोन को नहीं चुका पाया था। कार का लोन तो उसने चुका दिया था, लेकिन बैंक का लोन उस पर बकाया था। धीरे धीरे 4 साल हो जाते हैं उन बातों को और 4 साल बाद अचानक से बैंक से नोटिस आता है। अमित को आगाह किया जाता है कि या तो अपना लोन टाइम पर भर दो वरना तुम्हारे घर को नीलाम कर दिया जाएगा। अब जो लोन था वो 10 लाख रुपए का था और उसमें से 2 लाख रुपए उसने भर भी दिए थे, लेकिन तब भी वह लोन 12 लाख रुपए का हो रहा था, क्योंकि 4 साल के बाद उसकी EMI टूट गई थी और इसके बाद उस पर ब्याज लगना चालू हो गया था और उसका ओवर ड्यू काफी ज्यादा हो रहा था। तो वह भागा दौड़ा बैंक मैनेजर से मिलने के लिए बैंक में जाता है और वहां जाने के बाद जैसे पीएन से पूछता है तो पीएन उसे इशारा कर देता है बैंक मैनेजर की कैबिन की तरफ। तो अमित बैंक मैनेजर के कैबिन में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलकर कैबिन के अंदर घुसता है और बैंक मैनेजर को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं। दोस्तों, सामने जो बैंक मैनेजर की कुर्सी पर बैठी हुई थी वह और कोई नहीं, वही साक्षी थी, जिससे 4 साल पहले उसकी शादी होने वाली थी और जिसके लिए उसने ये कर्जा लिया था। अब वह उसको देखता है, थोड़ी देर के लिए वो भी उसे देखती रह जाती है, लेकिन तभी साक्षी उससे कहती है कि आइए अमित कुमार जी, बैठिए। उसके बाद अमित सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और जो बैंक मैनेजर साक्षी है वो उसकी फाइल निकालती है और फाइल में देखने के बाद कहती है कि आपका तो काफी ज्यादा लोन हो रहा है, जल्द से जल्द इसे चुका दीजिए वरना आपके घर की नीलामी हो जाएगी। उसके बाद अमित बैंक मैनेजर से कहता है कि मुझे इसके लिए थोड़ी सी मोहलत चाहिए, कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए, कुछ दिनों में मैं इस बैंक के लोन को चुका दूंगा। अब जो साक्षी थी वो अमित से पूछने लगती है कि ये बताओ तुमने इतना बड़ा लोन लिया क्यों था। उसके बाद जो अमित है वो कहता है कि मेरी किसी से शादी होने वाली थी 4 साल पहले, तो उस शादी में खर्च करने के लिए और कुछ अपने घर का सुख सुविधाओं का सामान लेने के लिए ये लोन लिया था, लेकिन बीच में मेरे पिता की तबीयत खराब हो गई और इसी कारण से मैं इस लोन को नहीं भर पाया और मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, उसके बाद मैं इस लोन को भर दूंगा। अब इन बातों को सुनने के बाद और अमित के चेहरे पर छाई हुई मायूसी को देखने के बाद साक्षी से नहीं रहा जाता और वो एकदम से अमित से कह देती है कि अमित, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? तो अमित कहता है कि मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूं, आप वही लड़की हो जिसकी वजह से मैंने ये लोन लिया था। उसके बाद साक्षी अमित से कहती है कि अमित, तुम चाहते तो मेरे पिता से दहेज मांग सकते थे, लेकिन तुमने दहेज ना लेकर इतना बड़ा लोन क्यों लिया था? उसके बाद अमित कहता है कि मुझे दहेज लेना अच्छा नहीं लगता और मैंने अपने घर के अंदर सुख सुविधाओं का सामान खरीदा था ताकि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जब मैंने तुमसे बात की थी तो तुम काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और मैं नहीं चाहता था कि मेरी होने वाली पत्नी को किसी भी चीज की परेशानी हो। इसी वजह से मैंने बैंक से लोन लिया था और लोन लेकर सारी सुख सुविधाएं घर के अंदर मौजूद की थी। इसके बाद साक्षी कहती है कि अमित, ये बताओ तुमने दूसरी शादी की या नहीं की? उसके बाद अमित कहता है कि कहाँ मैंने दूसरी शादी कर ली, मेरे पिता की तबीयत खराब रहने लगी और जो लोन और कर्ज मैंने लिया था उसको पटाने के लिए मैंने शादी से मना कर दिया। पिताजी ने तो कई बार बोला था कि बेटा दूसरी शादी कर ले, लेकिन मैंने उनसे मना कर दिया और मैं तुमसे सच्चा प्यार किया करता था और मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आया करता, इसी वजह से मैं दूसरी शादी किसी से भी नहीं कर पाया। अब इस बात को सुनने के बाद
साक्षी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती है और वह फूट फूट कर अमित के सामने रोने लगती है। तभी अमित आश्चर्य भरी दृष्टि से उसको देखता है और कहता है कि साक्षी क्या हुआ, मैंने तो सुना था तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो गई है, कोई दिक्कत है क्या? तो साक्षी कह दी है कि वो शादी तो हो गई थी लेकिन वो शादी ज्यादा दिन नहीं चल पाई। अमित पूछता है कि कैसे नहीं चल पाई? तो साक्षी बता दी है कि जब तुमसे शादी के लिए मना कर दिया था तो उसके बाद मेरे मामा ने उस लड़के का सुझाव दिया था जिनके पास बताया गया था कि करोड़ों की संपत्ति है और अरबों के मालिक हैं। उसके बाद उस लड़के से मेरी शादी तय कर दी जाती है और जिस प्रकार तुमने लोन लिया था उसी प्रकार मेरे पिताजी ने भी 50 लाख रुपए का लोन लिया था मुझे दहेज में सामान देने के लिए और उसके बाद मेरी उससे शादी करवा दी थी। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि जिस लड़के से मेरी शादी हुई है उन लोगों ने बहुत सारा कर्जा ले रखा और जो कुछ भी शानो शौकत उनकी दिखाई दे रही थी वो सारी कुछ झूठी है और उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया था। इसके बाद मैं 2-3 महीने के बाद ही वहां से आ जाती हूं और मैं उसको तलाक दे देती हूं। अब तलाक होने के बाद हम भी तुम्हारी तरह उसी लोन को चुकाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे तुम इस लोन को चुकाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा कहते हुए साक्षी की आंखों से आंसू निकल रहे थे और बाहर बैंक मैनेजर से मिलने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी। तो जो साक्षी है वो अमित से कहती है कि अमित क्या तुम मुझे शनिवार को मिल सकते हो इसी बैंक पर? तो अमित कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं मिल सकता, मैं बिल्कुल मिलने के लिए आ जाऊंगा। उसके बाद साक्षी उसे जाने के लिए कह देती है और अपने काम काज को वहीं पे संभालने लगती है। धीरे धीरे शनिवार का दिन भी आ जाता है। शनिवार के दिन साक्षी बैंक के गेट पर खड़ा होकर अमित का आने का वेट कर रही थी। तभी अमित आता है, वो देखता है कि बैंक तो बंद है और साक्षी उसके सामने खड़ी हुई है। तो वहां पर वो साक्षी के पास आकर कहता है कि साक्षी ये बैंक तो बंद है और तुमने आज मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया है? उसके बाद साक्षी कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी थी और इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। उसके बाद साक्षी और अमित पासी के एक पार्क में जाते हैं। वहां पर जाकर पार्क में बनी हुई एक चेयर पर बैठते हैं और दोनों एक दूसरे से फिर से बातें करने लगते हैं। वे पहले की बातों को याद कर करके कभी कभी हंसने लगते हैं और कभी कभी मायूस हो जाते हैं। थोड़ी देर बातें करने के बाद साक्षी अमित से कहती है कि अमित तुमने उस दिन के बाद मुझे फोन क्यों नहीं किया? तो अमित है वो कहता है कि मैंने तो तुम्हारी वजह से फोन नहीं किया, मैं सोच रहा था कि तुम ही फोन करोगी और फोन करने के बाद अपने प्यार का इजहार दोबारा से मुझसे कर दोगी। अब इसके बाद साक्षी अमित से कहती है कि अमित क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम दोबारा से शादी कर लें? इस बात को सुनने के बाद मानो अमित इसी बात का वेट कर रहा था, वो एकदम से कहता है कि हाँ साक्षी ऐसा बिल्कुल हो सकता है अगर तुम चाहो तो। इसके बाद साक्षी एकदम से इस बात को सुनकर अमित के गले लिपट जाती है और कहती है कि अमित मुझे माफ कर दो, जो भी कुछ हुआ था उसमें मेरे घर वालों का कसूर था, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। अमित भी इस बात को समझता है और साक्षी को माफ कर देता है और दोनों दोबारा से फिर से शादी कर लेते हैं। दोबारा से शादी करने के बाद वो अपनी गृहस्थी बसाते हैं और धीरे धीरे उनका समय इसी तरह से व्यतीत होता रहता है। साक्षी जो बैंक की मैनेजर थी उसने कह दिया था कि आराम से तुम अपने लोन को चुका सकते हो, जब तक मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ तुम्हें कोई भी नोटिस नहीं आएगा और कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं होने वाली। वो दोनों अब एक दूसरे के साथ बड़े ही खुश हैं और खुशियों के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी साक्षी और अमित की, जो 4 दिन पहले शादी के लिए मना कर दिया था लेकिन 4 साल बाद दोबारा से दोनों की शादी हो गई। आप क्या कहना चाहते हो साक्षी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो अमित के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।